दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है अपना प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट मैंने पहले ही बता दिया था कि आज जयपुर जो है भरतपुर संभाग की वो अब तक पहुंचाऊंगा। थोड़ा लेट हो गए हम। एक तो जयपुर में आप जानते हैं कि ट्रैफिक कितना था और अपने गंतव्य तक पहुंचना इतना आसान काम भी नहीं होता। खैर कुल मिलाकर के है दिन भर आज जो कुछ भी गंगापुर जिले में या भरतपुर संभाग में घटित हुआ उसके बारे में तो आपको मैं जानकारी दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 महीने का समय और बचा है जब आचार संहिता लग जाएगी और चुनावों का बिगुल जो है वो तो पहले ही बच चुका है। कौन कौन ऐसे पहलवान हैं जो मैदान में आकर के दमखम दिखा रहे हैं, क्या कुछ अपना विजन लेकर के सामने आ रहे हैं। कल मैंने कुछ विधानसभाओं के बारे में आपको बताया था, जैसे खंडार के बारे में कल मैंने आपको अपडेट किया था कि अशोक वेरवा की स्थिति वही है जो हिंडौन में लगभग भरोसेलाल जाटव की है। ज्यादा कुछ किया नहीं है, ज्यादा कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। दानिश अबरार को शायद हो सकता है ये गलतफहमी हो कि टिकट मेरा पक्का है, लेकिन ये 100% मान लीजिए कि कांग्रेस बहुत फूक करके कदम रखेगी और 70% विधायक वो हैं जिनका पत्ता साफ होगा, चाहे वो विजेता है। फिर बात बताई मैंने वामनवास की कि साहब वामनवास को लेकर के क्या कुछ चलने वाला है। तो वामनवास की स्थिति है कि आज की तारीख में टीआरपी इंदिरा मीणा की सबसे ऊपर है और उसके बाद में वहां अब ताल ठोकने आए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा। टोडा भीम की अगर मैं बात करूं तो टोडा भीम में स्थिति वही है। मैं पीआर मीणा को एक्सीडेंटल एमएलए मानता हूं। बिजनेसमैन है, राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं, ज्यादा काम कुछ किया नहीं है और लोगों में उनका फीडबैक अच्छा है। लेकिन अब ताल वहां ठोक रहे हैं घनश्याम मेहर अगर कांग्रेस से बात की जाए तो, और भाजपा से जैसा मैंने आज सुबह आपको बताया पूर्व विधायक रमेश मीणा भी टोडा भीम से ताल ठोकने को तैयार हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे और आज हमारे साथ में एक युवा चेहरा भी होगा जो कई बार आपके साथ में लाइव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी राजनीति को लेकर के बातें करेंगे। लेकिन फटाफट पहले मैं आपको प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं उनसे रूबरू करवा देता हूं। अगर बात करें प्रदेश लेवल की आज की खबरों की तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको याद होगा अच्छी तरीके से वो एक मामला चल रहा था, मानहानि का मुकदमा उन्होंने सीएम गहलोत पर किया था। उस मामले में आज बीसी के जरिए जो है उपस्थित हुए थे कोर्ट में मुख्यमंत्री गहलोत और अगली सुनवाई जो है इसकी वो भी अब 28 अगस्त को होने वाली है। जयपुर में आईपीएस को हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। आईपीएस अधिकारी को हनी ट्रैप के मामले में फंसा करके और उनसे पैसा मांगा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा जो पहले आरएएस थे और ये वजीरपुर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि ये जब आरएएस थे तब इनका उस डॉक्टर महिला से संपर्क हुआ था, मित्रता हुई दोनों की और उसके बाद में इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शादी का दबाव डाला गया और 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस मामले को लेकर के आईपीएस अधिकारी राजेश मीणा ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। शेयर ज्यादा करना और तो लोकेशन आपको दिखा देता हूं। जेडीए का एक बड़ा शानदार सा प्रयोग लगा जो मैं आज यहाँ आया मानसरोवर में, मैंने देखा कि ये सिटी पार्क जो है एक बढ़िया आइडिया है और कम से कम लोग यहाँ आकर के कुछ पल सुकून के गुजारते जरूर हैं अपने परिवार के साथ में और अच्छा वक्त यहाँ पर गुजारते हैं। तो सिटी पार्क मैंने भी आज काफी लंबे टाइम बाद में देखा है। शुरुआत जब इसकी हुई थी तब ये निःशुल्क था, आप जरूर इस पर थोड़ा सा पैसा जेडीए लेता है और वो लेना भी चाहिए मेंटेनेंस का। तो सिटी पार्क से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए शेयर दबा के करना। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाजपा अपने सांसदों को भी विधायक का चुनाव लड़ा सकते हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर पार्टी कोई भी हो, सीट निकलनी चाहिए, जीत मिलनी चाहिए। भाजपा के कुछ सांसद ऐसे हैं जिनको या उनकी फैमिली को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल, उनकी पत्नी या उनके बेटे को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। सांसद जौनपुरिया राजौरिया जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मैदान में उतार सकते हैं। जिताऊ कैंडिडेट चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को चाहिए। तो बिल्कुल भाजपा भी उसी नीति पर अब चल रही है। अगली बात करें, नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुजर सस्पेंड चल रही है। उनकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद में अंतरिम रिपोर्ट अब मांगी गई है हाईकोर्ट के द्वारा और देखते हैं क्या रिजल्ट इसका निकलता है। राज्य सरकार ने एक तोहफा दिया है। डिग्गी कल्याण की यात्रा में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रोडवेज की बसों में किराया जो है वो 50% कर दिया। पहले सिर्फ महिलाओं को किया गया था, लेकिन अब जो भी श्रद्धालु कल्याण जी जाते हैं
उनकी यात्रा में ये 50% का रिबेट दी गई है और 22 तारीख से 26 अगस्त तक, 22 अगस्त से 26 अगस्त तक ही ये छूट रहेगी। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। बहुत सारे आंदोलन जरूर चल रहे हैं। नर्सिंग कर्मियों की बात कर लें, वो भी आंदोलन में है। और थर्ड ग्रेड टीचर अब अपने ट्रांसफर की मांग को लेकर के दिल्ली हाईकमान से, एआईसीसी से मिले हैं। सर देखते हैं क्या कुछ वहां से निकल करके सामने आता है। बात करें करौली की, तो करौली से ज्यादा बड़ी खबर नहीं है। मतदाता जागरूकता रैली एक निकाली गई थी, बाइक रैली, साइकिल रैली, जिसको हरी झंडी दिखाई थी। वहां पर एसडीएम जो है रामोतार मीना, उन्होंने और 11 सूत्री मांगों को लेकर के नर्सेज एसोसिएशन ने 35 दिन से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उन्होंने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है। सवाई माधोपुर की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बाइक ने एक अज्ञात वाहन बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार हिंदूपुरा का रहने वाला बाबूलाल सैनी, उसकी मौत हो गई है। और नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 में उपचुनाव हुए थे, रिजल्ट आ गए आज और भाजपा ने बाजी मारी है। जी हां, भाजपा के अभय शंकर शर्मा वो रिकॉर्ड 642 मतों से जीते हैं सवाई माधोपुर से 41 से। और अब एक मैटर आया है आज गंगापुर सिटी जिले के बामनवास से। दिन दहाड़े एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं रुकमकेश मीणा, उनकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। सुबह 10-11 बजे का ये घटनाक्रम है, जब वो मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। तो बताया जा रहा है कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हमला किया था, वो भी उनके पड़ोसी हैं। प्रेम प्रसंग का प्रथम दृष्टि में पुलिस का ये कहना है कि साहब प्रेम प्रसंग का कोई मामला था और 3 लोगों ने उसको घेर करके और फिर उसका मर्डर कर दिया। लोग जमा हो गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। डीवाईएसपी संपत राम मीणा जो है वो मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने समझाइश भी की है। तीनों आरोपी अभी का जो अपडेट है वो हमारे पास है। और गंगापुर सिटी की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जो है 26 तारीख को आ रहे हैं गंगापुर सिटी और उसकी तैयारियों की जिम्मेदारी छोड़ी है टोडा भीम के पूर्व विधायक रमेश मीणा को। वो लगे हुए हैं जी जान से। बड़ा जो पांडाल है वो लगाया गया है। सुबह मैंने वहां से आपको लाइव भी दिखाया था। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया जो है वो बिल्कुल उन तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं और 26 तारीख को देखना पड़ेगा कितने लोगों की वहां गैदरिंग होती है। और मेरा तो ये मानना है, ये किसान सम्मेलन या सहकारिता सम्मेलन इसको कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में एक भी सीट बीजेपी के पास में नहीं है। तो उसको सबसे बड़ा मुद्दा मान करके, और अभी तो देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, बीजेपी के बहुत सारे कद्दावर नेता जो हैं उनकी भी सभाएं यहाँ गंगापुर सिटी या उसके आसपास जरूर होंगी। चाहे भरतपुर की बात कर लें, चाहे गंगापुर की बात कर लें या सवाई माधोपुर की बात कर लें, तो वो भी यहाँ आने वाले हैं और एक बड़ी सभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा गंगापुर सिटी में क्या कुछ चल रहा है, टोल टैक्स जो है सेवा शावली वाला, उसको लेकर के कल मैंने एक खबर चलाई थी कि सर लोग परेशान है उससे। जब आप सड़कें ही ठीक नहीं कर रहे हैं, सड़कों की सुविधा आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको टोल टैक्स लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। लोग परेशान है। आज भी मेरे पास में फोन आया था कि साहब इन्होंने मनमानी कर रखी है, और मैं तो इसको टोल टैक्स मानता भी नहीं हूं सर। ये टोल नाका नहीं है, ये हफ्ता वसूली है ना। जिसका जैक चैक है, जूते में दम है, वो आराम से निकल जा और बाकी सबका टोल नाका वहां लगता है। तो ये इस तरह की खबरें हैं और इन पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। और विद्युत विभाग बिल्कुल, अब क्या कहें सर, अधिकारियों और कर्मचारियों से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पूरे राजस्थान में लाइट नहीं है, पूरे प्रदेश में लाइट की कटौती चल रही है। जब गाहे बगाहे कहीं भी अगर लाइट की कटौती होती है और लोग बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन करते हैं तो उनके पास ज्यादा जवाब है नहीं देने के लिए। कहें तो क्या कहें, या तो लोड शेडिंग या शटडाउन, बस ये 2-3 बहाने रहते हैं। तो बिजली विभाग की जो व्यवस्था है इन दिनों वो बिल्कुल खराब है राजस्थान में। और मोबाइलों के कैंप, फ्री वितरण जो मोबाइल चल रहे हैं उनके कैंप गंगापुर का जो राजकीय महाविद्यालय वहां पर चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे, अजय जी ये कैसे मिलेंगे। देखो, एक तो इनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, दूसरी बात आपके पास अपने आप मैसेज आ जाएगा, और तीसरी बात जन आधार के आधार से एक परिवार को एक ही मोबाइल मिलेगा। ये भी ध्यान रखिए आप। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है, साहब मेरी बहन है या मेरी बेटी है, वो 10th क्लास में है या वो सीनियर में पढ़ रही है या वो ग्रेजुएशन कर रही है, उसको भी मोबाइल मिलेगा और शायद हमें भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर। एक जन आधार कार्ड से एक परिवार में एक ही मोबाइल मिलेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और अब लगातार इसके जो कैंप हैं वो चलेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है।
सीएम गहलोत ने, तो वो जल्द से जल्द मिलेंगे। अब बात करते हैं सियासत की और बात करते हैं आम आदमी के मुद्दों की और आम आदमी के दर्द, आम आदमी की तकलीफ जो है उसकी हम बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन हमारे साथ चलें। बात करते हैं कि साहब अब 1.5 महीने का टाइम बचा है चुनावों में, और चुनावों की रणनीति क्या रहेगी, राजनीति क्या रहेगी और क्या कुछ उठापटक हो सकती है। दूसरी बात, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी के जहन में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो दो कद्दावर पार्टियां हैं जो आज तक राजस्थान में अपना अस्तित्व पैदा करती आई हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से बसपा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि कम से कम 125 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम हमारे उम्मीदवार खड़े करेंगे। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, वहां की राजनीति कहती क्या है, लोगों के जहन में है क्या, और क्या वाकई में लोग तीसरे विकल्प को तलाश कर रहे हैं? क्योंकि पाचना है, ईआरसीपी है, ये ऐसे मुद्दे हैं, अवैध बजरी खनन है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के शायद किसी राजनेता ने अपनी जुबान आज तक नहीं खोली। एलिगेशन सब पर लगे हैं, आरोप सब पर लगे हैं। बौली बामनवास के विधायक इंदिरा मीणा, उन पर भी बजरी को लेकर के आरोप लगे। सवाई माधोपुर के विधायक दानिश सबरार, उन पर भी आरोप लगे हैं। शुक्र ये अदा करते हैं कि गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा पर बजरी खनन को लेकर के कोई आरोप आज तक नहीं लगा है, वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो वहां की जनता क्या सोचती है, क्या करना चाहती है और क्या उनके दिमाग में वो सारी चीजें हैं। हाँ, विधायक रामकेश मीणा को लेकर के दो चीजें जरूर सामने आती है कि सब जब पाचना का मामला था, आप सरकार में थे, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे और तब भी आपको ज्ञापन देना पड़ा, और आज फिर से वही हास्यास्पद स्थिति स्पष्ट हो रही है कि साहब ईआरसीपी को लेकर के भी आप ज्ञापन दे रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के उभरेंगी, और उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे जो साथी हैं, युवा हैं, उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे नेमी जी को, है ना। कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, सरपंचों का नेतृत्व करते हैं, बेबाक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, मांग रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के वो एक आम आदमी की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं कि हमारा विजन है क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी वही ध्येय है जो मेरा ध्येय है कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं सूरत बदलनी चाहिए। तो वो चीज है। चलिए नेमी सर, आइए और ज्वाइन कीजिए। जयपुर में आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। अब से पहले सिर्फ हम गंगापुर में मिला करते थे, ठीक है ना, और आज पहली बार आपसे जयपुर में मुलाकात हो रही है। पहले तो मुझे बताइए, यहाँ जो है जयपुर में, जयपुर की भागदौड़ भरी वाली जिंदगी है, लोग रोजगार धंधा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, किस तरह की जिंदगी अमूमन लोग यहाँ जीते हैं, आम आदमी जीते हैं, और कोरोना के बाद लोगों की लाइफ यहाँ कितनी बदली है? सबसे पहले तो विजय जी, मैं आपको धन्यवाद, आपको देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। जयपुर की लाइफ, जयपुर में ऐसी सुविधा है, सिटी पार्क जैसी सुविधा है, लोगों को जीना आसान सा लगता है यहाँ। और ये जो सुविधाएं, हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं ही गंगापुर सिटी में भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गंगापुर के हालात और यहाँ के हालात में कंपैरिजन करते हैं तो जमीन आसमान का सा फर्क लगता है। तो गंगापुर, यहाँ से गंगापुर जाने पे ऐसे चिंता सी लगती है कि मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। फीलिंग होती है ना कि यार यहाँ से कहीं ऐसा किस नरक में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ जन्नत है ना, यहाँ खुशियां हैं, यहाँ परिवार के साथ अच्छा टाइम, सारी वही चीजें हैं। आम आदमी चाहता क्या है जीवन में? सड़क है, सुरक्षा है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, और अगर यही मूलभूत आवश्यकताएं, ये सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी 70 साल में बहुत पीछे। देखिए, गंगापुर जाने पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा खराब स्थिति, लेकिन गंगापुर की स्थिति देख करके चिंता होती है कि मतलब हमारे देश के जो, हमारे जो गंगापुर का स्थिति है, गंगापुर के भविष्य क्या होगा। गंगापुर में घुटने से ऊपर पानी भर जाता है थोड़ी बारिश में, गंगापुर फेल हो जाता है। अभी पिछले दिनों में गया था, मेरी गाड़ी में पानी भर गया। मतलब सोचनीय स्थिति थी कि गंगापुर थोड़ी बारिश में अगर फेल हो जाए, और इस तरह की कोई ड्रेनेज सिस्टम वगैरह नहीं है, कोई विकास नाम की चीज नहीं दिख रही गंगापुर के अंदर। तो मेरा मानना है कि मतलब सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और गंगापुर के विकास में एक आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, और जो योजनाएं वहां आ रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है, कहाँ करप्शन चल रहा है, उन चीजों पे निगाह रखनी चाहिए। ये आम आदमी की जिम्मेदारी, तब जाकर के हम गंगापुर को बेहतर बना पाएंगे। एक चीज है नेमी भाई कि देखिए, युवा की सोच बहुत अच्छी है, युवा बहुत कुछ करना भी चाहता है, और उसकी सोच में, उसके जहन में कहीं ना कहीं ये है कि साहब देखिए, मुझे जो मेरी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। राजनीति में ले दे करके वही कांग्रेस, बीजेपी, है ना, ये पार्टियां आती हैं। आपको लगता है कि अब हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं, या राजस्थान की मैं अगर ओवरऑल बात कर लूं, अब तक बीजेपी कांग्रेस चलता आया है, क्या लोग अब विकल्प तलाश करते हैं?
मेरा मानना है कि कांग्रेस बीजेपी से हटकर युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लोग एक कहते रहते हैं, अपने उपदेश देते रहते हैं कि युवा जो है पॉलिटिक्स से दूर रहें, अपने कैरियर पे ध्यान दें। कैरियर मतलब अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने लोगों को जागरूक करना और राजनीति में आकर के अपने क्षेत्र का विकास करना, ये युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूं कि युवाओं को बढ़ चढ़ करके पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो रुचि रखते हैं और अपने लोगों का जो है अपनी बात को, गरीब और दबे कुचले वर्ग की बात को आगे सरकार तक रख सके, ऐसे युवाओं को बाहर आना चाहिए और अपने क्षेत्र का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अच्छा, अब आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं में है भी, वो पोटेंशियल भी है, वो रखना भी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये जो बुजुर्ग पॉलिटिशियन है ये तो अपना पद ही नहीं छोड़ रहे। अभी हाल ही में एक खबर आई कि साहब भामनाबाद से नमो नारायण जी ताल ठोक रहे हैं। सीनियर नेता है कांग्रेस के, बहुत सम्मान है उनका कांग्रेस में भी और वैसे भी है। 4 साल तक तो वो गायब रहे और अब आज आकर के कह रहे हैं कि साहब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। तो जबकि उनको एक किंग मेकर की कहीं ना कहीं भूमिका निभानी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है? चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, वो किसी भी जाति, धर्म और किसी भी उम्र का हो, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नमो नारायण मीणा जी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और उनका कद भी बहुत बड़ा है और चुनाव तो लड़ने का उनको अधिकार है। लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी मैं चाहता हूं कि अगर वो एक किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं, उनको बहुत लंबा पॉलिटिक्स का और सिविल सर्विसेज का अनुभव है, तो और लोगों को ट्रेन करें इस मामले में और जो अपनी हिस्सेदारी बनती है उसको भी निभाएं। बहुत बढ़िया बात आपने कही। अगर अब जो चुनाव लड़ा जाएगा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है भाई, 1.5 महीने का टाइम बचा, उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी। अगर मैं ओवरऑल सवाई माधोपुर की, गंगापुर की, क्योंकि अब गंगापुर जिला बन गया है, हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव विधानसभा के जो होंगे वो तो वही पुराने फंडे से होंगे। अभी अगर हमारे जिले में, हमारी तहसील में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में माना जाए, प्रमुख मुद्दे लगते क्या है आपको, जिनको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं दर्द है, पीड़ा है? यार ये मुद्दे थे, आज बरसों हो गए इन मुद्दों को चलते चलते, लेकिन शायद किसी जनप्रतिनिधि ने इन पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ सियासत हुई है, राजनीति हुई है, ध्यान किसी ने नहीं दिया। कौन से बड़े मुद्दे हैं? मैं बता दूं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गंगापुर में अगर देखें हम, तो गंगापुर की पूरे की स्थिति, एक नया जिला बनाए तो लगता है वहां। गंगापुर में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पे है, करप्शन का अड्डा बना हुआ है गंगापुर सिटी। आप बिजली विभाग देख लीजिए या आप पंचायती राज देख लीजिए। मैं तो कहूंगा, आपको बता दूं, 44 ग्राम पंचायतों में एक सलोना खूंटला ग्राम पंचायत है जिसमें करप्शन 0 है। ना तो कोई देता पैसा, ना लेता है। और हमने स्ट्रिक्टली बोल रखा है सबको कि अगर कोई आदमी पैसा मांगता है तो आप हमें अवगत कराएं, आप उस अधिकारी को किसी भी तरीके से सुधारेंगे। और अच्छा चल रहा है सब कुछ। और आपको पता ही है तमाम जगहों पे जिस तरह का करप्शन चल रहा है। बिजली विभाग में जाएंगे तो मैंने पिछले दिनों एक मुद्दा भी उठाया था, आप भी थे उसमें। बिजली विभाग का रहता है कि चीजों को डिले करना और फिर लोगों से, कंज्यूमरों से पैसे बनाना और व्यवस्थाएं जो पहले की तरह बदहाल स्थिति में। तो नशा है, नशाखोरी, नशा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अच्छा मुद्दा आपने करा। ईआरसीपी को लेकर के आपको नहीं लगता कि बेवजह की राजनीति हो रही है? कुछ केंद्र सरकार भी झुके, कुछ राज्य सरकार भी झुके, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता हो? अमित शाह भी आ रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं एक जगह की बात नहीं करूंगा, कई सभी जगह ऐसा रहता है, पर हमारे यहाँ भी ऐसा है कि उनको सुलझाना नहीं चाहते, उनको बनाना चाहते हैं। मैं आपको अभी पिछले दिनों की बात करूं तो अपने गंगापुर सिटी में फल सब्जी मंडी में सीएम साहब आए थे। बिल्कुल। और उस दिन तमाम मुद्दों को लेकर के बात भी हुई थी। लेकिन जो अपना पांचना वाला मामला है, आप समझते हैं कि अपने गंगापुर सिटी का कितना बड़ा क्षेत्र है जो बिना सिंचाई के वो रह रहा है। नहरें बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, पानी वेस्टेज जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं काम में लिया जाना चाहिए। लेकिन उस पर उस दिन जब सीएम साहब आए थे उस पर कोई जिक्र नहीं किया गया किसी भी पॉलिटिशियन। और उसी दिन कलेक्टर साहब नहीं, आवाज तो आ रही है, यहाँ से तो माइक चालू है मेरे से, आप देखें एक बार आवाज प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि अब आपने कहा कि ईआरसीपी एक बड़ा पाचना जो है बड़ा मुद्दा होगा। ईआरसीपी उसको लेकर कहीं ना कहीं हम थोड़ा वो हो सकते हैं। और आ रही है बजरी खनन। सवाई माधोपुर की लाइफलाइन था सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बावजूद भी बार बार नाम अगर एमएलए का आता है, चाहे वो इंदिरा मीणा की बात कर लें, हम यदानी शबराज की बात कर लें, सब चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, और इनको माफ भी बना दिया।
वो हमारे क्षेत्र में कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, बजरी खनन का मुद्दा में मेरा कहना है बजरी खनन पे कि बजरी तो आ ही रही है, चोरी छुपके आ रही है, लेकिन सरकार 8 साल हो गए उस बात को। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो बन नहीं पा रहा? कहाँ से आएगा डॉक्यूमेंट वो? हाँ। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? सरकार पता नहीं है, सरकार की मंशा का पता नहीं लगता है। आम आदमी को परेशान है। अच्छा, कुल मिला करके नवीन भाई ने जो मुद्दे छेड़े ये भी वैसे ही ग्रोथ जो है किसान की फसल के दाम में भी होनी चाहिए। किसान को अच्छी फसल के दाम मिलेंगे तो किसान की स्थिति बेहतर होगी। अच्छा, एक चीज और आती है, आपने बहुत सारे मुद्दों की बात करी, अब बात करते हैं थोड़ी सी जो अभी रिसेंटली जो चीज आने वाली है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है, किसान सम्मेलन के नाम पर एक बड़ी सभा, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमारे वहां हो रही है, थड़ी पे हो रही है, वो वहां पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या कुछ आपने भी वहाँ मेरे सुनने में आया था कि कल आप वहाँ अधिकारियों से भी आपकी बहसबाजी हो गई थी कि साहब अगर हम कह ही नहीं पाते अपनी बात को तो फिर आने से फायदा क्या है, और उस पैनल में फिर आपको रखा भी गया है। अगर आपसे मैं पूछूं किसानों को लेकर के कौन सी बातें हैं जो आप गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखना चाहते हैं? हो ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी बात तो कम से कम हम रख ही सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके जहन में? मैं उस सभा का भी जिक्र करना चाहूंगा आपको एक बार। जैसे रमेश मीना जी जो शो से हैं अपने, उनने उसका ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं उस सभा को, उसका उनके पास जिम्मा है। तो वो आए थे, आसपास के गांवों को सभी को बुलवाया था, लोगों को, और उनसे सहयोग की उम्मीद की थी कि हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, कितनी बड़ी सभा हो रही है और किसानों से इंटरेक्शन करने के लिए जो अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हम सबने मिलकर के, जैसे सबका ओपिनियन रहा, हमने भी कहा कि बिल्कुल सहयोग करेंगे, अगर कोई राष्ट्रीय नेता आ रहा है तो बिल्कुल हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन मैंने एक बात रखी कि अगर इस क्षेत्र के किसानों की, इस प्रदेश की, अगर हम अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को अगर उनके सामने रख पाएंगे तो बेहतर होगा। तो कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था। मेरा मानना है कि अगर अपने घर पे, अपने क्षेत्र में, अपनी गली में अगर कोई बड़े नेता आ रहे हैं, यहाँ भी अगर हम हमारी बात को उन तक नहीं पहुंचा पाते तो आप कहाँ जाकर, मतलब वो नेता फिर हमारे हुआ। तो मेरा मानना था कि हमारा यहाँ का जो किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, उनसे मिले, अपने क्षेत्र की विशेष की समस्याओं को, खाद बीज की समस्याओं को, एमएसपी को, जो मिनिमम मूल्य किसान की फसल का है, उन तमाम चीजों को लेकर के, ईआरसीपी को लेकर के, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के उनके सामने रखा जाना चाहिए। करना नहीं करना उनके हाथ पर, हमारा तो निवेदन रहेगा उनको, क्योंकि बड़े नेता है और उनके लिए ये छोटे जो मुद्दे हैं हमारे जो राजस्थान लेवल के, तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाँ। इसी उम्मीद के साथ तो हम उनको देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। अभी कौन कौन सी चीजें जो उनको, जिनको अपने बात रखना चाहते हैं अमित शाह के सामने? जी बिल्कुल, एक तो ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, किसान आए दिन आत्महत्या करता है, खाद बीज टाइम से उपलब्ध नहीं हो पाता, फसलों के दाम उनको पूरे नहीं मिल पाते, और किसान कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करता है अपने आप को। तमाम योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, करप्शन के कारण हर व्यक्ति तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो उसमें एक मतलब उनकी भूमिका कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट उसको करके, सिस्टम को ईजी करके, जो प्रक्रिया है किसी भी योजना की उसको आसान करके, और उन किसानों तक और आम आदमी तक तमाम योजनाओं को लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप या आपका जो प्रतिनिधि मंडल है वो अमित जी से मिलेगा? हाँ, ऐसी उम्मीद है। मुझे आज ही सूचना मिली थी कि 10-12 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा अमित शाह जी से, और चूंकि वो उनके पास सहकारिता विभाग भी है, तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन सबसे एक आह्वान करता हूं कि हम और ज्वलंत मुद्दे जो आपकी नजर में हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति, मेरा मानना है कि प्रदेश का, क्षेत्र का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमागदार है और कहीं ना कहीं कोई न कोई काबिलियत उसके अंदर होती है। बिल्कुल। तो आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए, मैं कहता हूं कि आप कुछ ऐसे मुद्दे बताएं जो हमारे क्षेत्र विशेष के हों और बहुत महत्वपूर्ण हो, और उनको हम अमित शाह जी के सामने रख सकें, और आप जो भी सुझाव देंगे निश्चित तौर पर उनको वरीयता दी जाएगी और हम उन तक पहुँचाएंगे। अच्छा, युवा भी हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी धर्मपत्नी जो है वो एक ग्राम पंचायत का नेतृत्व भी करती है, आप सरपंचों का नेतृत्व करते हैं। हमारे यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए, अभी कांग्रेस की स्थिति, अगर पिछले 2 चुनावों की मैं बात करूं तो वही है कि बसपा से समर्थन लेकर के जैसे तैसे 5 साल सरकार ने निकाल दिए। लोगों के फीडबैक भी हमारे पास में आते हैं कि साहब जितनी सौगातें गहलोत साहब अब दे रहे हैं, 4 साल से ये कहाँ थे? 4.5 साल से ये चीजें इनके जहन में क्यों नहीं आई? 4.5 साल से इतनी सड़कें की, इतनी पानी की, इतनी रेवड़ियों की, ये सौगातें 4 साल से क्यों नहीं दी गई? कहीं ना कहीं सरकार वाकई में 4 साल तक आपस में ही उलझी रही, या अब चुनावी साल है इसलिए मुफ्त की सौगातें मिल रही हैं? देखिए, रेवड़ियों की सरकार, कोई भी हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी या कांग्रेस की,
योजनाएं, जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं सब सरकार लाती है। और कल जो मैंने कहा था कि भाई डायलॉग अब आएगा, जैसे पहले कहा था ना कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, शायद वही अब डायलॉग आएगा, गहलोत तुझसे बैर नहीं पर तेरे विधायकों की खैर नहीं। मतलब विधायक वो काम नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था, कहीं ना कहीं लग रहा है 100% ये लगता है मुझे कि विधायकों को जो अपने कार्यों के क्रियान्वयन में जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो बहुत अच्छी नहीं रही, और उसमें कहीं सुधार करने की कनेक्टिविटी अच्छी हो और योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो, किसी के कार्यों पर रोक नहीं लगाई जाए, उनको उत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और उसमें सुझाव भी देने चाहिए कि हो सकता है इसको ऐसे कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि मतलब अन्य तरीके से कोई रुकावट पैदा करने जैसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, मेरा मानना है। अच्छा, अब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। अभी बीजेपी कांग्रेस एक ट्रेंड चलता आ रहा वर्षों से हमारी राजस्थान की राजनीति में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देखो बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, संयोजक जो केजरीवाल है उनका कहना है कि सब 125 सीटों पर हम कम से कम अपने उम्मीदवार जो है वो उतारेंगे, तो क्या लोग वाकई में अब तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं? देखिए अभी जो इन सरकारों में अच्छा, अब एक चीज और मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा कि अब अगर युवा होने के साथ साथ अगर नवी भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या सोच आप रखते हैं, और अगर कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से कोई मौका मिलता है तो क्या विजन लेकर के आप मैदान में आना चाहेंगे कि साहब अगर मेरे को कोई पार्टी मौका देती है या मैं कहीं जाता हूं तो ये जो है ये चीजें मेरे एजेंडे में रहेंगी। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने कल एक सवाल पूछा था कि ये जितने एमएलए है ना, ये एक बात कहते हैं कि साहब इतिहास में इतना काम नहीं हुआ जितना हमने करा, और मैं इनसे ये कहता हूं कि आप 5 काम ऐसे बता दीजिए जो इंडिविजुअली आपने करवाए हो अपनी विधानसभा में, बजट घोषणाओं से अलग, क्योंकि बजट घोषणा का लाभ तो सबको मिलेगा। अगर जिले बने हैं तो गंगापुर सिटी नहीं बनाए, 17 और भी जिले बने हैं, है ना। पानी की अगर सौगात सबको मिली है तो वो सबको मिली है, आपने अपने क्षेत्र में क्या करवाया, आपके विजन क्या थे? तो वही चीज मैं आज नवी भाई से पूछना चाहूंगा, अगर कोई पार्टी मौका देती है, आपका कोई विजन है, तो सबसे पहले जहन में क्या है कि मैं यार ये काम है ना, ये प्राथमिकता के साथ करवाना चाहूंगा, सरकार के बजट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये काम मैं करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा मुझे मौका, मेरे को राजनीति में अभी कुछ बड़े लक्ष्य हैं। 100% अजय जी, मैं आपको बताऊं अपने गंगापुर सिटी में करप्शन मिट जाए और जो गंगापुर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाए। जैसे आप देख रहे हैं जयपुर में तमाम चीजें हैं, लेकिन उनको प्लानिंग से करने का वो होना चाहिए, बस, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जैसे गंगापुर अभी आज गड्ढापुर बना हुआ है और करप्शन का अड्डा बना हुआ है और नशाखोरी जो है खूब चरम पे चल रही है, तो इन तमाम चीजों में अपनी अगर प्लानिंग अच्छी हो, प्रशासन को साथ लेकर के, और इन तमाम चीजों को सुधारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मतलब राजनीतिक खेल के चक्कर में जैसे 5 ना अगर जैसे खुला होता, अभी किसी भी कारण से उसको सुलझाते कैसे, आपसी लोगों का, नजदीक के लोगों का सहयोग लेकर के, तो वो क्षेत्र पे कितना विकास हो सकता था उसका, सोचो आप। बिल्कुल सही बात। तो बहुत सारी चीजें हैं गंगापुर का पूरी तरह से नवीनीकरण करना पड़ेगा। अच्छा, और आप नवी भाई के दिमाग में बिल्कुल मेरे जहन में, आपको मैं बता, चीजों का विजन लेकर चल रहे हो? ये जो सारी सुख सुविधाएं आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली पानी, ये सुविधाएं, ये बिजली पानी, सड़कें, आप देखो गड्ढों से भरी पड़ी है। एक सड़क खुद जाती है तो वो एक टाइम लगता है जब तक मतलब सुधरने में नहीं आती है। गंगापुर को खुदा हुआ ही देखा है हमने तो, और आए दिन जाम लगा रहता है। अब वो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है गंगापुर सिटी की। मैं चाहूंगा अगर मुझे मौका मिले तो मैं गंगापुर की तस्वीर पूरी तरह बदल दूंगा और मैं जयपुर की तरह बनाना चाहूंगा उसको। अच्छा, और जो अपने जो पार्क है और तमाम चीजें हैं वो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए गंगापुर सिटी के अंदर। गंगापुर सिटी में एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है, और मतलब चीजों का व्यवसायीकरण नहीं करके सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। जो सरकारी संस्थान है उनका डेवलप किया जाना चाहिए। पूर्वी राजस्थान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूर्वी राजस्थान में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। सब जगह यूनिवर्सिटियां हैं और तमाम चीजें हैं, जैसे कृषि संकाय की या फिर और कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब कम से कम एक शुरुआत तो हो। कॉलेजेस वगैरह ये सब पर्याप्त नहीं है, मतलब आदमी को जयपुर तक भागना पड़ता है। और कभी सोचा ही नहीं गया इस बारे में? बिल्कुल। हाँ, चीजें या तो राजनेता यूं चाहते हैं कि ये लोग पिछड़े ही रहे, कोई आगे बढ़े ही नहीं, कोई आगे बढ़े ही नहीं।
और यह अगर चाहते हैं वो, तो उनको यूनिवर्सिटी जैसे अब और साहब रामकेश जी के कहने से ही जो क्योंकि वो सलाहकार है तो उनके कहने से अगर जिला बन सकता है। हाँ ठीक है, तो पांचना जैसे डैम क्यों नहीं खुल सकते? क्या इसकी सलाह नहीं दे रहे वो? सही बात है, दी जानी वो तो खुद ज्ञापन दे रहे हैं, दी जानी चाहिए। वो ERCP के लिए भी देने लगे अब ज्ञापन दे रहे हैं वो। ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना यूं है कि सबको जनता का साथ लेकर विकास के मुद्दे हैं उनको छेड़ना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा, मौजूदा 4 साल का अगर मैं कार्यकाल देखूं राजस्थान सरकार का, 10 में से कितने मार्क देना चाहेंगे? क्योंकि जो किया ना, जो सौगातें दी है, नहीं भाई, ये आपको भी पता है, मैं भी पता है, मीडिया को भी पता है कि सब लास्ट में ही हुआ है, बाकी 4 साल कुछ किया नहीं है। तो 10 में से अगर मार्क्स देंगे कितने देंगे? क्योंकि वही बात आती है, गहलोत साहब की योजनाओं में कमी नहीं है, बस विधायकों ने कमी रखी है। बस वही मार्किंग का तो मैं क्या कहूँ, योजनाएं पूरी हो जाए तो गहलोत साहब का विजन तो बहुत अच्छा रहा है, कोशिश की है बेहतर करने की और मैं 8 मार्क देना चाहूंगा उनमें, योजनाओं को लेकर उनके क्रियान्वयन में तो कमी रही है। हाँ। ये तो उनको लेकर के तो आधे मार्क से मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उनके क्रियान्वयन में कहीं लोकल जो प्रशासन की मान लो या कुछ मिल रहा है और 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो मतलब अपने लिए ही काम कर रहे हैं और उसका पैसा भी मिल रहा है, तो ये स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है। 1.5 महीने चुनाव के बच्चे हैं, वापस लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस आएगी या फिर परिवर्तन होगा, या क्या देख रहे हैं आप? अभी ओपिनियन अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो किस तरह का है? देखिए, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे समीकरण चेंज होने हैं, किनको टिकट मिलते हैं और किन तो टफ होंगे, बहुत टफ होंगे, बहुत क्रूशियल रहेगा इस बार में। बिल्कुल, ये मैं बता दूं कि दोनों ही जो सरकारें अभी जो अपना वो रखती हैं यहाँ वर्चस्व, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल है और जरा संभल कर रखिए कदम दोनों पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि पुराने लोगों के भरोसे तो किले फतेह करना संभव नहीं है। मेरे को लगता है कुछ चीजें तो बदलनी होंगी और युवाओं को लाना पड़ेगा, और युवाओं को 100% लाना होगा, युवाओं को लाना होगा और अच्छे युवा जो अपने क्षेत्र का, अपनी जो है अपनी मांगों का, अपने प्रदेश की जो मुद्दों को अगर सरकार में रहकर सॉल्व करवा सकें, आम जनता को लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित कर सकें, तो बहुत बड़ी बातें रहेंगी। ये युवा ही कर सकते हैं, मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पॉलिटिक्स हलवा नहीं है, ये जनसेवा का एक सबसे बड़ा आपको जरिया मिलता है। अगर आप ये सोच करके पॉलिटिक्स में आते हैं कि मुझे अपना घर भरना है, तो सॉरी, पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच करके आते हैं कि मैं जनसेवक हूं और 5 साल अगर मुझे राजयोग मिला है मेरी किस्मत से और जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो कहीं ना कहीं जनता के भरोसे पर खरा उतरना भी बहुत जरूरी है। और युवा पीढ़ी अब कम से कम ये जरूर सोचती है कि नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो जनता की सेवा करने के लिए जाऊंगा, मेरे जो विजन है, जनता के जो आइडियाज हैं, उनको अप्लाई करूंगा इन फील्ड, तब जाकर के शायद हम सूरत बदल सकते हैं। वरना ये जो पार्टियां है ना, ये चिल्लाती रहती है कि साहब लोकतंत्र खतरे में या संविधान खतरे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि लोकतंत्र खतरे में भी आपकी वजह से है और संविधान की धज्जियां भी लोग आप ही उड़ा रहे हैं रोजाना, क्योंकि संसद में बैठ करके कानून भी वही बनाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की। लेकिन नेमी जैसे युवा हैं जो आगे आते हैं, इनका कुछ विजन है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं और ये जो थॉट है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले तीसरा विकल्प है, चौथा विकल्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के पास विकल्प बहुत है और अब जनता पहले की बजाय बहुत जागरूक हुई है। बिल्कुल बहुत जागरूक हुई है, बिल्कुल जनता बहुत जागरूक हुई है। के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं, उनसे ऊपर उठ करके मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिशियन को खुद उठना चाहिए। ये जो दरारें, ये जो खाइयां पैदा कर दी है पॉलिटिशियनों ने करी है, मैं कह रहा हूँ आपको। एक नॉर्मल सब भाई है, सबसे पहले इंसान है आदमी, बिल्कुल। और ये जो जाति धर्म और विशेष में तो ये तो नेता लोग बांटते हैं, जबकि सब लोग समाज में सब हिल मिल कर रहते हैं। हमने राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले, क्योंकि मैं प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ, हमने आम जनता की आवाज को सरकारों तक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों तक पहुंचाया है और उनका समाधान भी करवाया है और योजनाओं को सरलता से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास भी किए हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास ले लो या फिर अपने जो खाद्य सुरक्षा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये जो अपने अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो खाद्य सुरक्षा में
2011 के आंकड़ों के आधार पर खाद्य सुरक्षा की सूची बनी हुई हाँ, है। ये भी बड़ा मुद्दा है। इसको अपडेट किया जाना चाहिए, क्योंकि 2011 के बाद तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत लंबा टाइम निकल गया सर। और जो डिजर्व करते हैं, जो बेचारे गरीब शोषित लोग हैं, उन तक तो खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंच नहीं रहा है। रसूखदार लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मतलब इसको अपडेट किया जाए तो शायद उन लोगों का भी नंबर आ जाए जो डिजर्व करते हैं कि हाँ, उनको दो वक्त के अन्न की व्यवस्था हो जाए। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो उनको भी लाभान्वित किया जाना चाहिए। 26 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर आ रहे हैं। इनका जो डेलीगेशन है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसे मुद्दे हैं तो बिल्कुल आप हमें बताएं, नेमी भाई को बताएं, जो डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा। और ये तो खुशी की बात है, कम से कम लड़ झगड़ करके इन्होंने और ये परमिशन ले ली कि साहब हम मिलना चाह रहे हैं, है ना। हमारे एरिया में आप आ रहे हो और हमसे नहीं मिल रहे, ये कौन सा लोकतंत्र हुआ भाई। बड़े मंत्री हैं तो हमने ही बनाया है साहब, आपको वोट देकर के वहां तक पहुंचाया तो हमने पहुंचाया है। और एक बड़ी बात जो है ना, बहस करी थी कल इन्होंने प्रशासन से कि साहब हमें क्यों नहीं इजाजत मिल रही थी मिलने की। हमारे पास, मेरा मानना था कि अगर हमारे पास आ रहे हैं तो केवल सुनने के लिए थोड़ी आ रहे हैं यार। अगर आप कह रहे हो एक तरफ तो कि कृषकों का संवाद है, तो हमें सुनकर जाना चाहिए था। मेरा मतलब कृषक की आवाज गृह मंत्री तक पहुंचनी चाहिए थी। इसके लिए हमने जोरी करके, कैसे भी करके और उनको मनाया है, और हमारी बात उन तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास हमारे जारी रहेंगे। और अभी ये जो बातें हैं ना, ये जो मुद्दे हैं, ये नेमी भाई और उनका जो डेलीगेशन है, उनके साथ जो सदस्य हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी बातें, अपनी मांगे जो हैं वो रखेंगे। और उम्मीद यही करते हैं, देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो आज अगर इन्होंने ये बात रख दी ना, तो ये बात कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्लिक जरूर करेगी। और अब मीडिया में भी ये बातें चल रही है कि हो सकता है 26 तारीख को सार्वजनिक मंच से अमित शाह जो है ERCP को लेकर के भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये बात भी हमारे पास अंदर से निकल करके आई है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीति करवट लेगी, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। दूसरी बात, युवाओं को अब आगे आना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी बात एक कहता हूं खबरनामा में कि अगर आप जागरूक हैं, आप अगर सवाल करते हैं, तो मैं ये कहता हूं आप कुछ भी हिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप खामोश बैठे रहोगे, सवाल नहीं करोगे, तो फिर मामला गड़बड़ चला जाएगा, करप्शन होता चला जाएगा और ये अपनी मनमानी करते चले जाएंगे। तो जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है, जनता का सवाल करना बहुत जरूरी है, युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में कैरियर नहीं है, पॉलिटिक्स में कैरियर है अगर आपकी सोच अच्छी है तो। और अगर आप सिर्फ कमाने के नाम पर यहाँ आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं सर, अब थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि अब जनता जागरूक है। आपके एक एक काम पर नजर रखती है जनता, कहां से ले रहे हो, कहां से दे रहे हो, क्या आपको कमीशन मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है, ये चीजें हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, सहकारी समिति होती है, उसके जो पहले खाद बीज नहीं मिलता था, उसमें हमने बहुत प्रयास करके और वहाँ खाद बीज की व्यवस्था करा दी है। खाद बीज भी आ गया है, खाद भी आ गया है वहाँ। और वही अपने गंगापुर आने की जरूरत नहीं है, नहीं, अब खूंटला खाद आ चुका है। और आप लोग जो प्रदेश के गंगापुर सिटी के और लोग हैं, वो भी गंगापुर सिटी के लोग भी खूंटला से खाद ले सकते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था है और बेहतर व्यवस्था और ज्यादा क्वांटिटी में रहे, इसके लिए प्रयास हमारे जारी हैं। और एक चीज और है, जैसा आपने कहा, वैसे आप और भी तो लोगों को ये जागरूक कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ व्यवस्था करें अपनी ग्राम पंचायतों में। 100%। मैं तो अभी सभी सरपंचों से मैंने पिछले दिनों भी निवेदन किया था, अभी भी कर रहा हूँ कि हर एक गांव में ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती है। सोसाइटी है, बिल्कुल सोसाइटियां हैं, लेकिन उनके जब आदमी रुचि नहीं लेगा, अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई लोकल राजनेता अगर कोई रुचि नहीं लेगा, हमने बहुत प्रयास किया। आप और उस दिन थे ना, उस दिन वहां भी जाकर के आए हम, और वहाँ जो है चिट्ठी लिखी कलेक्टर साहब को भी, और तमाम जो है प्रयास हमारे रहे शुरू से और पहले से चल रहे थे, तो उनको लेकर के वो खाद बीज की व्यवस्था हो गई। ये बहुत खुशी की बात है। और आने वाले सरपंचों को भी करना होगा प्रयास, और सरपंचों को भी करना होगा। और एक 2-3 ग्राम पंचायतों की एक मुद्दा और था, जो BRKGB बैंक के एक ग्राम पंचायत मोहचा में उसका विलय किया जा रहा है कहीं दूसरी बैंक में। तो 3 ग्राम पंचायतों के बीच में एक ही बैंक है और उसका भी कहीं विलय किया जा रहा है। तो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और या मनरेगा का पैसा है, वृद्धावस्था पेंशन है, या आम पेंशन है, मतलब तमाम चीजें, या इंडिविजुअल खाते हैं, किसान ने KCC ले रखा है, तो वो तमाम खाते उसमें हैं। और वो तमाम 3 ग्राम पंचायत के लोगों को कहीं दूसरी बैंक में दूसरी जगह दूर जाना पड़ेगा। तो मैं अमित शाह जी से और जो अपने लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी, कलेक्टर साहब से भी कहना चाहूंगा कि वो बैंक का कहीं दूसरी बैंक में, ब्रांच में विलय नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें कि 2-3 ग्राम पंचायत जो है, भालपुर है और मोचा और गुजर एंडाल, इन तीनों ग्राम पंचायतों की वो विकट समस्या हो जाएगी अगर वो बैंक का कहीं विलय हो गया तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, अमित शाह जी को भी उसका ज्ञापन देंगे। एक नई वही है, इसका क्या करें संजीवन मिशन योजना का, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार तो इसमें फेल नजर आई है, और ये तो पूरी रिपोर्ट भी कह रही है इस बात को
खुद ACS जो सुब्रत अग्रवाल है उन्होंने भी ये बात माना है कि हाँ साहब ज्यादा सफल हुई नहीं है JJM जो है राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय जी। जल जीवन मिशन जो है फेल इस तरह से है कि उन पे कंट्रोल कम रहा, सरकार के मॉनिटरिंग की कमी रही, और इसीलिए ग्रामवासियों को वो योजना के फेल होने से दुख नहीं है, उनको पानी चाहिए था। उनको किसी योजना से कैसे पानी आता है, उनको तो पानी चाहिए ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सुपरविजन की कमी रही, मैं तो ये मानूंगा। सड़कें जो जहाँ खोद दी हैं, पाइपलाइन तो डाल दी है, उनमें पानी भी नहीं आ रहा, और दूसरी बात सड़कें भी खुद ही रह गई। मतलब गांव का व्यक्ति जहाँ कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना वाला काम हो गया। तो वो खामियां हैं योजनाओं में, और जो है योजना बहुत बेहतर हो सकती थी, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते थे, हर घर तक नल पहुंच सकता था और पानी पहुंच सकता था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मैं हमारी ग्राम पंचायत की बात करूं तो एक बार टेंडर हो गया पहले जल जीवन मिशन का, फिर वो कुछ बिलो रेटों के चक्कर में और BSR के चक्कर में वो कैंसिल हो गया, वो भाग गया, 2 साल निकाल दिए। अभी किस्मत से दूसरी बार टेंडर हुआ है, और वो उसने जो ठेकेदार अभी आया है, उसने गलती से उससे भी 3% बिलो डाल दिया। अच्छा, मतलब दुर्भाग्य ये कि वो भी योजना को इम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं, अभी तक चालू नहीं हुई है, और कागजों में है, टेंडर हुआ है, अब इम्प्लीमेंट होना नहीं होना ऊपर वाले का हाथ है, या फिर अधिकारियों का हाथ, बिल्कुल, जो कि सो रहे हैं। बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अगर जनता जागरूक नहीं हुई, जनता ने सवाल जवाब नहीं किए, तो फिर ये योजनाएं जो इसी तरह चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुलेट में ताकत नहीं है ना, वो आपके बैलेट में ताकत है। ये 1.5 महीने बाद में आपके पास एक मौका आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपना मुस्तकबिल ढंग से चुन सकते हैं कि हाँ हमें कौन व्यक्ति चाहिए। राजनीति पार्टी सबसे अलग हट करके योग्यता अगर देखनी है तो किसी आदमी की देखो, है ना, कि आदमी डिजर्व करता है, इसको नॉलेज है, और ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो मेरे ख्याल से तब जाकर के एक राजनीति का स्वरूप है ना वो बदलेगा। और अगर वही भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद चलता रहा, तो मेरे ख्याल से राजनीति देखते आ रहे हैं, तो इसमें हमको कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र की सही परिभाषा यही है, लोकतंत्र यानी जनता का शासन है, और अगर जनता ही सोई रही तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा था ना पॉलिटिकल साइंस में कि यहाँ 49 विद्वानों पर 51 मूर्ख शासन करते हैं, तो शायद वही कहानी बार बार ना दोहराई जाए। आज हमसे मिले, आपने अब बात की, जयपुर में आज आया था तो यहाँ से लाइव करने का मूड था, नेमी भाई साहब से संपर्क हुआ, इन्होंने कहा कि बिल्कुल आज हम दोनों मिलकर के यहाँ से लाइव करेंगे और अपने विचार जो है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज इन्होंने भी अपना टाइम हमें निकाल करके दिया। जयपुर की फैमिली यही रहते हैं, और इनकी जो धर्म पत्नी है वो मेरी ग्राम पंचायत से सरपंच भी है, अच्छा काम कर रही है, और अच्छी सोच के साथ लड़ाई जो लंबे समय तक नेमी भाई ने लड़ी है वो लगातार हम दिखाते भी रहे हैं। सारे मंत्रियों से मेल मुलाकात करते रहते हैं। आज भी शायद कोई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, वो आज भी थोड़ा सा है कल वो राजीव गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उसको जिस संस्था से हम सम्मानित हुए 22 देशों से समर्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय वो पुरस्कार कहते हैं उसको, और आपसी भाईचारा कायम रहे उसके लिए प्रयास उस संस्था के जारी है। और हमने भी उसमें पार्टिसिपेट करके और जातिवाद और धर्म विशेष और भाषा विशेष उसको कम ना करें, और बहुत प्यार से रहें, आपसी भाईचारे से रहें, मैं तो यही कहूंगा आप। अच्छा, एक बात बताओ नहीं भाई, जाते जाते एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो मेरा खुद का व्यक्तिगत सवाल है। लोग हम पर भी आरोप लगाते हैं कि आप पक्षपात करते हो, साहब कांग्रेस और बीजेपी करते हो, ये है वो है, जबकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खबर को सिर्फ खबर के नजरिए से देखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स है वो आप अपने तक रखें, हम सिर्फ खबर को खबर के नजरिए से दिखा सकते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, दिखाना हमारा फर्ज है। क्या कहना चाहोगे, मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मैं बताऊं आपको अजय जी, आप जो हमारे क्षेत्र के लोकल मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हो, बहुत अच्छी पहल है आपकी, और आपकी जो कार्यशैली, आपका जो एक्सप्लेनेशन वो है तरीका, वो बहुत अच्छा है। नो डाउट लोग कुछ भी कहें, आप जनता की आवाज बनते रहिए, और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और जनता में जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, ये काम करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। आपका जो चैनल है, आपका जो मीडिया है, बहुत लोगों की मदद कर सकता है, बहुत लोगों को इंसाफ दिला सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि मीडिया इज ए मीडियम एंड इट इज द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिटवीन द पीपल जो पब्लिक फिगर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच हम ब्रिज का काम करते हैं, और वो काम हम लगातार करते रहेंगे।
कुल मिलाकर के आपको भी अपनी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी। आज जयपुर से मैंने आपको लाइव दिखाया था खबरनामा, जितनी भी बड़ी खबरें थी मैंने आपको दिखाई है। गंगापुर सिटी जिले में आज एक बड़ी खबर जो आई वो मैंने आपको बताई। बामनवास में एक जो मामला हुआ था वो वाकई में चौंकाने वाला मामला था, और अब उसमें देखना होगा कि कितनी जल्दी उन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। पुरानी रंजिश का कोई मामला था या क्या मामला था, वो एक जांच का विषय जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रशासन के भी कार्य जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। सीएस ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द जो विभाग हैं उनकी इमारतें तैयार की जाएं, ऑफिस तैयार किए जाएं, और जल्द से जल्द उनमें अधिकारी बैठ करके और अपना काम करना शुरू कर दें। अंजलि मैम है, लगातार मेहनत कर रही है और प्रयास यही करने अच्छी, बहुत बढ़िया लेडीज है ना, और बड़ी शक्ति है। मैं बिल्कुल शक्त क्या, मैं उनकी कार्यशैली से पूरी तरह जो है सहमत हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं तो उनको यही कहूंगा कि ऐसे ही जनता की सेवा करते हैं। जरूरत भी थी, 100% जरूरत थी। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बस वही है, जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन जिला बन गया ना तो अब आपको भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी साहब, और ये बहुत जरूरी है। आप भी अब जिले के अनुरूप ही व्यवहार करना शुरू करें, चाहे वो अतिक्रमण है, ट्रैफिक जाम है, गंदगी है, बहुत सारे मुद्दे, और मुद्दे हमेशा चलते रहेंगे। सबको संतुष्ट करना भी आसान नहीं है, संभव भी नहीं है। सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर समाज का कुछ तबका खुश होता है और संतुष्ट होता है तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और नईम भाई का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने अपना टाइम दिया और आज एक अच्छी सी लाइव सिटी पार्क से हमने चला दी। उम्मीद करते हैं जब जब जयपुर आएंगे तो कुछ ना कुछ लोगों से हम मिलते रहते हैं। पिछली बार हमने अखिल जी से मुलाकात की थी, और कोचिंग हब जो है वहां से हमने लाइव चलाया था, और हमारे यहाँ के बहुत सारे दर्शक है ना वो लगातार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और वो भी बहुत सारे जो दर्शक हैं वो यहाँ मिलते रहते हैं। तो इसी तरह का जो सिलसिला मीडिया का जो काम है वो हम लगातार करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बस यही है, जागरूक रहेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।